विशेष क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जून 2012 और दिसंबर 2012 के हम इसमें प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो जून 2011 और दिसंबर 2011 पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने UGC एंटी नेट पेपर 1 पे बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और ये जो हम पूरी सीरीज़ करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। जो इरिटेशन इन आइज़ इज़ कोज्ड बाय द पॉल्यूटेंट, अभी हम जून 2012 के करेंगे कि जो नेत्रों में जलन है वो किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पैन या नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है पैन, ठीक है। पैन क्या होता है कि ये हमारी आंखों में इरिटेशन करता है। इरिटेशन हम बोल सकते हैं जलन, ठीक है। और बेसिकली ये किस में होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, एक मिक्सचर होता है आपका एयर पॉल्यूटेंट का ही, जिसमें हम क्या करते हैं जो केमिकली ऑल्टर्ड होता है, ठीक है। मतलब कुछ क्या होता है कि कुछ कंपाउंड या उसके हम उसको सनलाइट में ज़्यादा देर के लिए अगर उसका एक्सपोजर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो केमिकली ऑल्टर्ड हो गया है, ठीक है। तो जो मेन कंपोनेंट है हम फोटोकेमिकल स्मोक के वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोल्केनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ट्रॉस्फोरिक ओजोन एंड पैन, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है। तो इरिटेशन किसकी वजह से होती है, पैन की वजह से, ठीक है। विच इज़ द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे कल भी आया था, वो उसमें बस ये पूछा था कि वो किसका, उसमें वो उसका आंसर था कि वो नहीं है उसका, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमने कल भी पढ़ा था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो किस लिए यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन, और मतलब किसका सोर्स है, कहाँ से आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग से, ठीक है। कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का स्रोत कौन सा है, तापीय शक्ति संयंत्र, स्वचालित वाहन, प्रशीतन एवं वाताकुलन एंड उर्वरक। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, सी, ठीक है, प्रशीतन एवं वातानुकूलन, ठीक है, मतलब रेफ्रिजरेटर से और रेफ्रिजरेशन से और एयर कंडीशनिंग से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखो सबसे पहले तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है हमारे पास, प्राकृतिक संसाधन की जो कुछ टाइम के बाद अपने आप क्या करेगा, खुद को रिगेन कर लेगा, मतलब खुद को बना लेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कर, मतलब नेचर से या कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इसमें से जो क्लीन एयर ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वच्छ वायु, फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मृदा, फ्रेश वाटर, ताज़ा जल, सॉल्ट, लवण, ठीक है। तो जो ओब्वियसली इसमें जो दिख रहा है वो कौन सा है, सोल्ट है, ठीक है, क्योंकि एयर, सॉइल और वाटर कैसे ना कैसे करके अपने आप को क्या कर लेंगे, एक रिन्यूएबल, मतलब फिर से अपने आप को रिगेन कर ही लेंगे, ठीक है। जो नॉर्मली एयर, वाटर और सॉइल है उनको हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मांगते हैं, क्योंकि वो खुद की रिगेन कर लेते हैं अपना ओरिजिनल स्टेटस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज़ नॉट यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर, ठीक है, कि इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर यूज़ नहीं होता वाटर में। मतलब कि जब हमें अगर वाटर का देखना पड़ता है कि वो पॉल्यूटेड है या नहीं, तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम कंसीडर नहीं करते। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इंग्लिश में क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, कॉलीफॉर्म काउंट, डिजॉल्व ऑक्सीजन डेंसिटी, कि कुल विघटित ठोस पदार्थ, कॉलीफॉर्म काउंट, विघटित ऑक्सीजन और घनत्व, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि ये जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है मतलब उसमें क्या मिला है, उसका काउंट क्या है, कॉलीफॉर्म काउंट, और ऑक्सीजन कितनी है उसमें, ये सब हम काउंट करते हैं जब हम पॉल्यूशन देखते हैं कि वाटर हमारा पॉल्यूटेड है कि नहीं, मतलब जो जल है हमारा प्रदूषित है कि नहीं। तो सिर्फ जो डेंसिटी है हम वो नहीं चेक करते उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है S&P वेव्स आर एसोसिएटेड विद, मतलब जो S और P तरंगे हैं वो किसके साथ संबंधित हैं, फ्लड के साथ, विंड एनर्जी, अर्थक्वेक और टाइडल एनर्जी, मतलब बाढ़ के साथ हैं, वायु ऊर्जा, भूकंप या ज्वारीय ऊर्जा। तो हमें पता है कि जो S और P वेव्स हैं वो किसके तरंगे किससे जुड़ी होती हैं, भूकंप से, अर्थक्वेक से। तो आंसर इज C, ठीक है। जो S और V वेव्स हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं, अर्थक्वेक से, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी वेव्स भी, S और P सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। अभी हमें इसमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों का सही चयन। देखो सबसे पहले आता है ओजोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल हजार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुनामी, UV रेडिएशंस, मीथेन और इकोसेंट्रिज्म। अगर उसमें हम देखें हिंदी में, ओजोन छिद्र, हरित गृह प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं, धारणीय विकास, सुनामी, UV विकिरण, मीथेन और परिस्थितिकीय केंद्रवाद। तो हम ओजोन होल से शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो UV रेडिएशंस हैं ऑब्वियसली वो हमें हार्मफुल करते हैं, वो भी किस वजह से, क्योंकि हमारा जो ओजोन होल है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट, मतलब वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सूरज की हमें UV विकिरणें मिल रही हैं, ठीक है। तो ओजोन होल इज़ कनेक्टेड टू
फर्स्ट का आएगा बी। तो हमारे पास वैसे ऑप्शन फर्स्ट ही बनता है, पर हम देख लेते हैं फिर भी और बाकी भी। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या होती है, मीथेन गैस यूज़ होती है, ठीक है। नेचुरल हैज़ार्ड, ऑब्वियसली जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदा है वो सुनामी है ही। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब धारणीय विकास का एक मोटो है, क्या है, इको सेंट्रिज्म, डैट इज़ परिस्थिति के केंद्रवाद, ठीक है। तो जो इसका आंसर है डैट इज़ ए। नेक्स्ट अब हम दिसंबर 2012 के करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मीथेन। इनमें से जो मीथेन का सोर्स है, मतलब स्रोत मीथेन बेसिकली मिलता कहाँ से है। वेटलैंड से, फोम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड सीमेंट इंडस्ट्री। आर्द्र स्थल, फोम उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र और सीमेंट उद्योग। तो जो इसका आंसर है डैट इज़ वेटलैंड्स, आर्द्र स्थल, ठीक है। क्योंकि जो CH4 है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। वो क्या करती है, अपने अंदर हीट को मतलब हीट को ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर के, और इससे वो क्या करती है, हमारे धरती को या प्लैनेट को और भी ज़्यादा गर्म बना देती है। तो जो नेचुरल सोर्स है मीथेन का वो वेटलैंड्स हैं, गैस हाइड्रेट्स हैं, टर्माइट्स हैं, ओशियंस हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, और भी सोर्सेज हैं जैसे कि वाइल्ड फायर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनामाता डिजास्टर इन जापान वॉज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ड्यू टू लेड, मरकरी, कैडमियम, जिंक। जापान में जो मिनमाता आपदा हुई थी वो किसके प्रदूषण के कारण हुई थी, सीसा, पारा, कैडमियम और जिंक, ठीक है। तो जो इसका आंसर है डैट इज़ मरकरी। देखो जापान में क्या हुआ था, एक मिनमाटा डिजीज़ हुई थी वो जब जापान में 1956 में। तो ये क्या हुआ था कि मिथाइल मरकरी रिलीज़ हो गया था इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि केमिकल मतलब जो कौन सी थी, सिस्को कॉरपोरेशन केमिकल फैक्ट्री थी उसमें से, और जो कब तक कंटिन्यू हुआ, 1932 से 1968 तक वो क्या रहा, कंटिन्यू रहा। जो हमारी कॉरपोरेशन थी, मतलब ये इतने टाइम तक थी वो जो केमिकल फैक्ट्री, पर जो मिनमाता डिजीज़ थी वो जो कंटिन्यू हुई थी, क्या कहते हैं वो कब हुई थी, 1956 में डिस्कवर हुई। नेक्स्ट आता है बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन द नेक्स्ट आता है बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन द। जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, नंबर ऑफ स्पीशीज, साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोमास, जाति की संख्या, जीवित जीवों का आपाम और बायोमास। देखो बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है, जो अगर आपने फूड चेन पढ़ी है, ठीक है, फूड चेन में जब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास लेवल होता है कि इस लेवल पे मतलब जब वो ट्रांसफ़र होता है फूड चेन हमारी, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जब वो हायर लेवल पे जा रहा होता है तो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स या कुछ हार्मफुल केमिकल्स, हानिकारक केमिकल उसमें मिलते रहते हैं, जैसे कि कोई हैवी मेटल हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, या फिर कोई क्लोरीनेटेड कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं उस प्रोसेस को, बल्कि वो क्या करते हैं, ख़राब ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मतलब बढ़ाती हैं। अगर जैव आवर्धन का हम देखें तो किसकी वृद्धि से होता है, तो कंसंट्रेशन मतलब जो ऐड हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हमारे में जो पॉल्यूटेंट ऐड हो रहे हैं, तो ये उसकी वजह से इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, ठीक है। ये वैसे बुरा ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो अगर आपके खाने में भी कुछ ऐसे है कि जो हार्मफुल है आपके लिए कुछ है, तो इससे क्या होता है कि स्पीशीज़ मर भी जाती हैं। मतलब अगर देखो प्रोसेस में चलते चलते अगर हम बोलें कि आपके पास जो फूड आया है, जो पैक्ड फूड था वो हार्मफुल था, पर आपने उसको खा लिया, मतलब अब वो इतना हार्मफुल था कि आप में क्या मतलब क्या इवन आप डेथ भी हो सकती है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, मतलब कि फूड चेन में ये जैव अगर इंक्रीज़ होता है, ये जैव आवर्धन और बायोमैग्निफिकेशन, तो ये बहुत हार्मफुल है, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू, जो नागोया प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, हजार्डियस वेस्ट और बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षय, खतरनाक अपशिष्ट और जैव विविधता। देखो जो ये रिलेटेड है वो है जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी से। मैं बेसिक आपको समझा देती हूँ कि क्या है। देखो नागोया प्रोटोकॉल क्या हुआ था, 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया था, ठीक है, जापान के नागोया में, ठीक है। उसको हम 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ है। बेसिकली हम इसका जो मेन पर्पस समझे नागोया को क्या था कि एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट। देखो जो जैविक या फिर जो मतलब आपके प्लांट्स एंड ऑल, अगर आप मान लो कि इंडिया से कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, इंडिया से अगर किसी बाहर के देश में कुछ जा रहा है, तो जो उसका सपोज़ की दवाई बनने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो जो पेड़ है उसका जो कुछ प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, मतलब शेयर किया जाएगा इंडिया के साथ भी। तो ये नागोया प्रोटोकॉल में डिस्कस हुआ था कि एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स, मतलब उससे जो लाभ हो रहा है उसके दवाइयाँ बनने से या कुछ हो रहा है, तो उसका कुछ परसेंट मतलब जो उसका प्रॉफिट है वो किसके साथ शेयर किया जाएगा, जहाँ से उस कंट्री से वो रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है, ठीक है, मतलब वो जैविक आपको मिल रहा है,
ठीक है, तो ये नागोया प्रोटोकॉल में लिखा गया था। नेक्स्ट आता है द सेकेंड, तो जो इसका आंसर है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी नीड्स इज सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी। कि जो भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन है उसके बाद के योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो इसका सिंपल है, जो फॉसिल फ्यूल के बाद जो है वो क्या है, हाइड्रो पावर, जल ऊर्जा से जल ऊर्जा है जो वो सबसे ज़्यादा क्या है योगदान देने वाली है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स एन इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिचर स्केल सिंप्लाई। अगर भूकंपों के रिक्टर स्केल देखो मेज़र करने के काम आता है, ठीक है, उस अर्थक्वेक को, तो अगर उस पर अगर एक मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है तो उसका क्या मतलब है, अ 10-fold इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, a 10-fold increase in energy of sismic waves, 2-fold increase in amplitude of sismic waves, 2-fold increase in energy of sismic waves, भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, भूकंपिंग तरंगों की ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि, भूकंपिंग तरंगों के आयाम में 2 गुना वृद्धि, और ऊर्जा में तो वो इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड में, ठीक है, आयाम में 10 गुना वृद्धि, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब भी मैग्नीट्यूड का एक स्केल ऊपर जाता है रिक्टर स्केल पे, तो वो क्या सिग्निफाई करता है कि भूकंपिक तरंगों में 10 गुना वृद्धि हो चुकी है, उनके एम्पलीट्यूड में 10 गुना वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो हमारा मतलब क्या है कि जो हमारी रिक्टर स्केल है वो पॉसिबल है कि वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड भी उस पर ले मेजर कर ले, पर जो हर एक इंक्रीज होते हैं 1 यूनिट में वो रिप्रेजेंट करती है 10-fold इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये हमारे अभी जून 2012 और दिसंबर 2012 के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। पीपल एंड एनवायरनमेंट बहुत इजी है, आप जस्ट प्रीवियस ईयर भी करोगे तब भी आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरी और भी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, अभी मैं और बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ पीपल एंड एनवायरनमेंट पर, और पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे एट होम।